फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है हमारा एलटी उत्तराखंड के लिए प्रैक्टिस सेट। इससे पहले के आपने अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से पूछा है मॉस्किटो के रिगार्डिंग, जो कि हमारे मॉस्किटो है उनके रिगार्डिंग जो है हमारे से प्रश्न पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है ओनली मेल सक ब्लड। सेकंड ऑप्शन है ओनली फीमेल सक ब्लड। ऑप्शन नंबर 3 है फीमेल सक प्लांट जूसेस। ऑप्शन 4 है मेल हैव बिगर विंग्स देन फीमेल। ऑप्शन नंबर 5 है फीमेल हैव बिगर विंग्स देन मेल्स। ठीक है। मॉस्किटो के संदर्भ में हमसे कुछ बातें करी गई हैं, वही आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए करेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, इसमें पूछा है जो मेल है क्या सिर्फ वही ब्लड सक करता है, तो नहीं, ये गलत है। अगला ऑप्शन है जो फीमेल है वो प्लांट जूस सक करती है। ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 रह गया ओनली फीमेल सक ब्लड। जो फीमेल है क्या वो ब्लड सक करती है? हाँ, सिर्फ फीमेल जो है वही ब्लड सक करती है। ठीक है, ताकि उसके जो एग्स हैं वो उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके। ठीक है। अगला ऑप्शन है मेल हैव बिगर विंग्स। मेल के पंख बड़े होते हैं, तो नहीं। अगला ऑप्शन है फीमेल हैव बिगर विंग्स, मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है उसके पंख जो होते हैं बड़े होते हैं। यस, इसके पंख बड़े होते हैं मेल्स। ठीक है, मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है इसके पंख जो होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और मेल्स के क्या होते हैं, इससे छोटे होते हैं। यही कारण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मॉस्किटो मॉस्किटो यानी मच्छर वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा एक तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है, और एक है ऑप्शन नंबर 5। तो जो भी ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5 दिखे वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इनमें से हमें मैचिंग करनी है। पहला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, फॉल। और अगला लिस्ट है गार्लिक, जिमिकंद सुरन, जिंजर, पोटैटो। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें मैच करते हैं। जिंजर, जिंजर में क्या पाया जाता है? तो जिंजर जो है, जिंजर में होता है हमारा राइजोम। ये जो राइजोम है इसमें क्या होता है जिंजर में। ठीक है, राइजोम का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो राइजोम है। ट्यूबर जो है, ट्यूबर हमें हमारा किस में पाया जाता है? तो ट्यूबर होता है पोटैटो में, इसमें आलू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और जो हमारा बल्ब है, बल्ब जो है वो हमारा पाया जाता है एक तो गार्लिक यानी लहसुन में, और दूसरा प्याज में मतलब ओनियन में। ठीक है, ओनियन और जो गार्लिक है, प्याज और लहसुन दोनों में बल्ब होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी कॉर्न है, ये हमारा होता है जिमीकंद सुरन। ठीक है, जिमीकंद सुरन क्या है? जिमीकंद सुरन एक इसकी सब्जी बनती है, और इसका दूसरा नाम है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट फुट, FOOT, फुट, YAM, यम, एलिफेंट फुट यम है। और इसको कभी कभार ना किसी किताब में दूसरे नाम से लिखा जाता है एमोर्फोफेलस, AMORPHOPHALLUS, एमोर्फोफेलस। और इसकी स्पीसीज है PAEON, पैन्यूफेलस। ठीक है, तो ये तीनों नाम किसी के हैं? जिम्बिकंद सुरन के। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का है 4। ए का है ए का है हमारा 3, राइजोम का है जिंजर। ए का 3, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी में है, और डी में भी है। जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें ट्यूबर का है पोटैटो, मतलब बी का है 4। तो हमारे ऑप्शन 2 हो गए, बी और सी में से हमारा एक आंसर होने वाला है। जो सी है बल्ब, बल्ब है जिंजर में, तो बल्ब है जिंजर में मतलब ऑप्शन नंबर बल्ब जो है वो है गार्लिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गार्लिक और ओनियन, तो सी का हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो डी है, डी का है 2, जिमिकंद सुरन, जो कि किसका है? कौन का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, सीखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार बहुत एग्जाम में घुमा फिरा के यही पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग में वही बताना है कौन सा किससे मैच करता है। ठीक है, कौन सा किसका सोर्स है, इसमें हमें पूछा है सोर्स। तो जो हमारा ओपीएम है, ओपीएम किससे मिलता है? ठीक है,
तो हमारा ओपीएम जो है वो हमें मिलता है फ्रूट से। ठीक है, ओपीएम मिलता है फ्रूट से। दूसरा ऑप्शन है हींग। हींग हम किससे प्राप्त करते हैं? तो हींग हम प्राप्त करते हैं जड़ से। तीसरा है क्विनीन। क्विनीन जो है हमें किससे प्राप्त होती है? तो क्विनीन हमें मिलती है इस पेड़ की छाल से, बाग से। और जो रबड़ है, रबड़ हमें प्राप्त होती है तने से। ठीक है, तो हम अपना ऑप्शन देख लेंगे। ए का है 3, ए का है 3, और 3 हमारे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाता है। बाकी हम अगले ऑप्शन भी चेक करेंगे। बी का है हमारा 2, बी का है हमारा 2, सी का है हमारा 4, सी का है हमारा 4, और डी का है हमारा 1, तो डी का है हमारा 1, तो यानी हमारा यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। मैंने आपको वही क्वेश्चन उठा के करा रहा हूँ जो हर एग्जाम में या तो पूछे जाते हैं या उनके आने के चांसेस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए एजर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, और इसका रीजन दिया गया है दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इन बैक्टीरिया में ग्रीन मैटर होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसका हमारा रीजन तो ट्रू है, लेकिन ये एजर्शन, ये जो इसका एजर्शन ट्रू है, जो इसका रीजन दिया गया है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये गलत है। कोई भी बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि हमारा एजर्शन तो ट्रू है बट इसका रीजन क्या है? फॉल्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोबारा से एक एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें एजर्शन है द रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर लॉन्गर। मतलब जो भी रूट सिस्टम है, जड़ जो है वो रेगिस्तान वाले प्लांट्स की बहुत लंबी होती है। और इसका रीजन है हाई टेम्परेचर ऑफ सॉयल एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ रूट। मतलब जो हाई टेम्परेचर है मिट्टी का, उसके कारण जो जड़ होती है वो बहुत लंबी होती है। तो ये तो सही है कि जो भी मरुस्थली, मरुस्थली मतलब डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं उनमें जो जड़ होती है वो बहुत लंबी होती है। जैसे ये प्लांट है, डेजर्ट में बोल लूँ या राजस्थान में बोल लूँ, तो ये जो प्लांट्स हैं ना, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है। ठीक है, इनकी जड़ें जो है बहुत लंबी होती है जमीन के अंदर। तो इसका रीजन हमसे पूछा है, तो इसका रीजन क्या होता है कि जहां पर भी पानी होता है ना नीचे, वो उस पानी की खोज में इसकी जड़ें जो है वो लंबी होती है। ठीक है, इस पेड़ की, ताकि वो पानी जो है, पानी यहाँ से प्राप्त कर सके। यही कारण है कि जो डेजर्ट के प्लांट हैं उनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं। तो इस हिसाब से हमारा एजर्शन तो सही है, लेकिन रीजन इसका भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है इनके हिसाब से हमें जवाब देना है और बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। वीपिंग जेली इज एक्सेसिव ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड। जो वीपिंग जेली है वो तब बनता है जब एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला है बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड टू शुगर केन और राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो बायो फर्टिलाइजर है जो हम शुगर केन की पैदावार में उपयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्लांट्स ग्रोन इन सॉल्ट वाटर। जो प्लांट हमारे खारे पानी में ग्रो करते हैं उसको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, तो ये भी गलत है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है कि डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकाइनिन। जो डोरमेंसी को तोड़ने वाला हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है, तो जरूर साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर है। डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल जो डिवीजन होता है उसको प्रमोट करता है। मतलब जिस भी कल्चर पर आप इसका छिड़काव करेंगे उसकी सेल्स जो है वो डिवाइड करने लग जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर मतलब 1 और 4 जो है ये करेक्ट है। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 4 और 1 दोनों है, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन। मेंटल का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जीनोम मैपिंग रिलेट्स टू। तो जीनोम मैपिंग है वो हमारी किससे रिलेटेड है या किसको दर्शाती है? ठीक है, तो ये है जीन मैपिंग। तो मतलब जो जीन की मैपिंग होती है इसी को हम बोलते हैं जीनोम मैपिंग। ठीक है, ये मैपिंग ऑफ जीन से रिलेट करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बायोलॉजी। ठीक है,
बॉटनी, जूलॉजी, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के ऑप्शन है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिवरीज, चार्ल्स डार्विन, या टी.एच. मॉर्गन, या थॉमस हंट मॉर्गन। तो जो हमारा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है वो कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द क्लासिकल मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म ऑन ऑर्गेनिज्म। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था या मेंडल का जो भी काम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, वो किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो आपको पता है वो एक मटर के पौधे पर इस्तेमाल किया गया था, मतलब पी प्लांट पे। ठीक है, अब पी प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है गार्डन पी और एक होता है स्वीट पी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी के ऊपर अपना मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था पाइसम सटिवम। PISUM, पाइसम सटाइवम। SATIVUM, पाइसम सटाइवम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हेरिडिटी के सिम्टम्स हैं आर मूव्ड इन द डिसेंट ऑफ क्रिएचर्स बाय। जो हेरिडिटरी जो भी सिम्टम्स किसी ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं उसके आने वाले जो फ्यूचर में जो उसकी प्रोजेनी होती है उनमें कैसे मूव होते हैं, ठीक है, या किसके द्वारा मूव होते हैं? तो वो हमारे मूव होते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म। ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। जैसे ही आपको पता है कि आपके कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आपके फादर और मदर से हाफ हाफ मिलते हैं। ठीक है, तो यही इसीलिए पूछा गया है कि क्या है डिसेंडेंसी ऑफ क्रिएचर्स में जो हेरेडिटरी सिम्टम्स है वो किससे मूव होते हैं? वो क्रोमोसोम से मूव होते हैं, क्योंकि क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरेडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल। जो भी हमारी लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, उसकी हेरेडिटरी कैरेक्टर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, या नन ऑफ दीज? तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हेरेडिटरी कैरेक्टर्स जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा डीएनए, या फिर हम इसको देख सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कौन है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो अनुवांशिकी है उसका जो इकाई है वो क्या होता है? क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन है, या न्यूक्लियस है? तो वो होता है हमारा जीन। ठीक है, जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीन इज, जो जीन है ये क्या होता है? तो जीन क्या होता है? हम किसको जीन कहेंगे? तो डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा, ये पूरा डीएनए है मान लो, इस डीएनए का ये छोटा सा हिस्सा जो अपने आप को ट्रांसक्राइब करा सके या इसका रेप्लिकेशन हो सके और इससे प्रोटीन लास्ट में बना सके, तो इसको हम बोलते हैं जीन। डीएनए के एक छोटे से हिस्से को हम क्या बोलते हैं? जीन बोल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए के एक छोटे से हिस्से को हम जीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। जंपिंग जीन का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है? तो जंपिंग जीन का प्रिंसिपल देने वाले हैं हमारे बारबरा मैक्लिंटॉक, और इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया है वो मेज में दिया है, मतलब मेज मकई में ये सबसे पहले इन्होंने दिया था, जंपिंग जीन की थ्योरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म अमाइनो एसिड। वो कंपाउंड बताओ जो डीएनए में मिलता है लेकिन वो कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाता है। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, या साइटोसिन? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा टायरोसिन। टायरोसिन कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। ऐसा कौन सा व्यापार है या प्रोफेशन है जिसमें रिस्क होता है कि उसकी डीएनए में परमानेंट चेंज हो जाए? ठीक है, रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, जो रिसर्चर है वो यूज करते हैं कार्बन 14 आइसोटोप को। एक्सरे टेक्नीशियन, कोल माइनर, या ड्रायर एंड पेंटर? तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उसमें बताना है
वो प्रोफेशन बताओ, वो व्यापार बताओ जिसमें उनके संभावना है कि उनकी जो डीएनए है उसमें परमानेंट चेंज हो जाए, उनकी सेल्स की डीएनए में परमानेंट चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सरे टेक्नीशियंस। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियंस में म्यूटेशन हो सकता है जिसके कारण उनकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनका डीएनए चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक स्रोत है बायो फर्टिलाइजर का। बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो फर्टिलाइजर जो प्लांट्स की फॉर्म में हम उपयोग करते हैं, मतलब लिविंग जो भी प्लांट को हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होगा बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, यीस्ट है, अजोला है, क्लोरेला है या मोल्ड है। तो बायो फर्टिलाइजर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होता है क्लोरेला। क्लोरेला को हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल है। यूरिया, ग्लूकोडी, स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोसाइक्लिन या फिर अजोला। ठीक है, तो जो हमारा बायो फर्टिलाइजर होता है वो होता है अजोला। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी दो एग्जांपल बता दिए हैं, एक तो है बायो फर्टिलाइजर अजोला और दूसरा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था क्या है, क्लोरेला। ठीक है, तो ये दो हमारे बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल स्पेशली फॉर मिल्क बोवाइंस। मतलब वो कैटल जिनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है उनके लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, एजोला या राइजोबियम। बायो फर्टिलाइजर मिल्क बोवाइंस के लिए तो वो होता है हमारा अजोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी करा दिए हैं। बाकी जो हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी। थैंक यू।